गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर की तैयारी को और भी अधिक बेहतरीन बनाने के लिए जो हमारी पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा जो पेपर है वो है हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012 का। इसमें हम सिर्फ पशुपालन के 20 क्वेश्चनों का 360 डिग्री पर हल करेंगे। देखिए, आपका जो पशु परिचर भर्ती के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो तभी बूस्ट होगा जब आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। और चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है। एनिमिज्म, वेटेनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप ये जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं ऑप्शंस में, इन शब्दों का आपको मतलब पता होगा। देखिए, आपने यदि पशु परिचर की तैयारी की है थोड़ी बहुत भी, तो आपको ये 3 शब्द जरूर देखने को मिले होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनके अर्थ को समझिए। तो मैं सबसे पहले इनको हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ। वेटेनरी साइंस का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है पशु विज्ञान। पशु विज्ञान के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पशु चिकित्सा, यानी कि इसमें हमें उन चीजों का अध्ययन करवाया जाता है जैसे कि पशुओं की सर्जरी करना, इंजेक्शन लगाना या फिर दवाई देना, और वो जो दवाई दे रहे हैं हम पशुओं को वो कितनी मात्रा में देनी चाहिए। इसके अलावा देखिए फिर हमारा एनिमल हस्बेंड्री, इसका जो हिंदी में मतलब होगा वो होगा हमारा पशु पालन। अब देखिए, पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना, यानी कि पशुओं की कैसे देख रेख की जाती है, उनको गर्मियों के दिनों में कहाँ पर बांध के रखा जाता है, कैसे उनको वातावरण में रखा जाता है, कब उनका दूध निकालना चाहिए, किस ओर बैठ के दूध निकालना चाहिए, उनकी नस्लों की हमें किस प्रकार से पहचान करनी चाहिए। ये सभी के सभी जो चीजें सिखाई जाती हैं वो पशुपालन में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा जो डेयरी साइंस है, इसका जो हिंदी में मतलब होगा वो होगा हमारा दुग्ध विज्ञान। और दुग्ध विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे दुधारू पशु होते हैं उनसे जो हमारे डेयरी उत्पाद बनते हैं, यानी कि जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गई, पनीर हो गया, छेना हो गया, खोआ हो गया, ये सभी की सभी इस दुग्ध विज्ञान में आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा जंतुओं का पालन पोषण, देखरेख, ब्रीडिंग व उपयोग, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, तो वो होगा हमारा ऑप्शन सी, एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा देखिए एक शब्द और है एनिमिज्म, इसका मतलब होता है जीववाद। देखिए, जीववाद का जो मतलब होता है ये होता है कि जो आत्मा है ये इंसानों में ही नहीं बल्कि सभी जगह होती है, वनस्पति में भी, जीव जंतुओं में भी, वो सभी जगह होती है। यही इस जीववाद का मतलब है। मैं कह सकता हूं जो एनिमिज्म है ये एक आध्यात्मिक विचार है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा। बाकी आप 3 में कंफ्यूज हो तो आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर इनके शब्द को आप समझ सकते हैं और फिर आंसर दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। देखिए, मैं यहाँ पर दूध के अंतर्गत जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनकी यहाँ पर बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूं कि दूध के अंतर्गत एक जो पदार्थ है, संगठन है, उसका नाम है जल। जो जल है ये जो सर्वाधिक पाया जाता है ये पाया जाता है ऊंटनी के दूध में, और इसकी जो मात्रा है वो है हमारी यहाँ पर 87.61%। यानी कि जो ऊंटनी का दूध है ये सबसे अधिक पतला होता है क्योंकि इसके अंतर्गत जल सबसे अधिक होता है। इसके बाद में जो दूसरा जो पदार्थ आता है दूध के अंतर्गत वो आता है हमारा प्रोटीन। तो देखिए, प्रोटीन ये होता है सबसे अधिक भेड़ के अंतर्गत, और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 5.23%। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पदार्थ है वो है हमारा लैक्टोज। मैं यहाँ पर लिख देता हूं लैक्टोज। तो जो लैक्टोज होता है ये सर्वाधिक होता है भैंस के दूध में, और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है हमारी 5.48%। यानी कि जो सबसे अधिक मीठा दूध होता है वो इस भैंस का ही होता है। यानी कि जिस भी इंसान को यदि मधुमेह की, शुगर की बीमारी है तो उसे भैंस का दूध पीने से बचना चाहिए क्योंकि इसके अंतर्गत लैक्टोज यानी कि सर्वाधिक मीठा होता है। उसे ऊंटनी का दूध पीना चाहिए क्योंकि इसके दूध में जो इंसुलिन की मात्रा है जो कि शुगर को कंट्रोल करती है वो सबसे अधिक होती है। तो ऊंटनी का दूध शुगर वाले पेशेंट के लिए सबसे उपयोगी है, उसे भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए लैक्टोज के कारण। ये एक दूध की प्राकृतिक शर्करा होती है
और जो हमारा चौथा तत्व है वो है हमारा वसा, जो कि हमें क्वेश्चन में ही पूछा गया है वसा। तो देखिए जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी भेड़ में, यानी कि जो सबसे अधिक गाढ़ा दूध होता है वो होता है भेड़ का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भेड़ का। अब देखिए भेड़ के दूध में जो फैट है ये कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 7.90%। इसके बाद में जो भैंस में जो फैट पाई जाती है वो पाई जाती है 7.38%। और गाय, मैं इन तीनों के यहाँ पर फैट लिख देता हूं। गाय में जो फैट पाई जाती है वो भैंस की तुलना में बहुत कम पाई जाती है, लगभग आधे के बराबर। तो यहाँ जो होगी 4.14%। यदि इनकी एक रेंज पूछी जाए तो जो गाय के दूध में जो फैट होती है 4 से 5, और जो भैंस के दूध में जो फैट होती है हमारी 7 से 8। ये आपको याद रखनी है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर हो गया सबसे अधिक वसा भेड़ में। और मैंने नीचे बता दिया जो प्रोटीन होती है ये भी सबसे अधिक पाई जाती है भेड़ के दूध में, यानी कि वसा और प्रोटीन ये दोनों भेड़ के दूध में ही पाई जाती हैं। अब देखिए हमारा एक पदार्थ और बचा, उसका नाम है SNF, सॉलिड नोट फैट, यानी कि ये ठोस पदार्थ है और इसके अंतर्गत वसा भी नहीं है और सारा लिक्विड भी नहीं है। तो ये जो ठोस बचा हुआ पदार्थ होता है लिक्विड निकल जाने के बाद में, वो सबसे अधिक इस पशु के दूध का होता है। तो देखिए वो भी हमारा यहाँ पर आएगा भेड़, क्योंकि जो भेड़ का दूध है वो सबसे अधिक गाढ़ा होता है। हमने देखा कि इसके अंतर्गत फैट की मात्रा सबसे अधिक है और प्रोटीन की मात्रा भी सबसे अधिक है। तो जो SNF है, जो ठोस बचा हुआ पदार्थ होता है, वो भी भेड़ के दूध का ही होता है। और देखिए इसमें जो SNF की मात्रा होती है वो होती है 11.39%। ये भी आपको याद रखना है। जबकि मैंने बता दिया गाढ़ा भेड़ का दूध और सबसे पतला ऊंटनी का दूध होता है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस देखिए, जीवाणु, परजीवी, कवक, विषाणु। तो आपको याद रखना है कि जो पशुओं में वायरस से जो रोग होते हैं उनमें हमारे 2 रोग हैं। एक तो हमारा खुरपका मुंहपका रोग जिसे कहते हैं FMD, फुट माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका रोग। इसके अलावा जो दूसरा रोग है वो है हमारा पशु प्लेग। जो प्लेग रोग होता है ये भी वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विषाणु। इसके अलावा जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं उनमें है हमारा एंथ्रेक्स, गलघोटू, लंगड़ी बुखार जिसे ब्लैक क्वार्टर इंग्लिश में बोला जाता है। इसके अलावा हो गया हमारा फिड़किया, जो कि भेड़ बकरियों में सबसे अधिक होता है, उनकी कमर मुड़ जाती है, धनुष के आकार की जैसी हो जाती है। ये जो रोग होते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होते हैं। जबकि पशुओं में जो विषाणु से रोग होते हैं वो FMD और पशु प्लेग। इनके अलावा ये पशु प्लेग है। इनके अलावा जो मुर्गियां हैं उनके अंतर्गत भी विषाणु से होने वाले 2 रोग हैं, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। जो हमारा एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम बताएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, थार पारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है? थार पारकर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा 2012 का है। तो यहाँ पर ये इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको थोड़ा इजी वे में। तो देखिए जो पाकिस्तान की नस्ल है थार पारकर, और ये थार के मरुस्थल को पार करके हमारे राजस्थान में आती है, थार पारकर। और ये जो नस्ल है उस पशु का नाम है गाय, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। और ये एक द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि इसके द्वारा दूध प्राप्त किया जाता है और इसके जो नर बैल होते हैं उनसे कृषि कार्य करवाया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? देखिए आपको राजस्थान जीके में क्वेश्चन याद होगा, गलीचा, इसके अलावा दरिया, और दरिया के अलावा जो आपके नमदे होते हैं, ये हमारे राजस्थान में एक जिला है टोंक, वहां के ये प्रसिद्ध हैं। गलीचा, दरिया और नमदे ये वहीं के प्रसिद्ध हैं, टोंक के। तो देखिए टोंक की एक नस्ल है, यानी कि टोंक जिले की भेड़ों की एक नस्ल है और उसका नाम है मालपुरा। तो जो मालपुरा नस्ल है भेड़ों की, इसके द्वारा निम्न कोटि की मोटी ऊन प्राप्त होती है और उसी के द्वारा ये दरिया, गलीचे, नमदे ये सभी बनाए जाते हैं। क्योंकि दरिया, नमदे और गलीचा ये मोटी ऊन के द्वारा बनाए जाते हैं, जो रफ ऊन होती है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये जो मालपुरा नस्ल है इसके द्वारा ऊन प्राप्त होती है, ये मोटे किस्म की। तो देखिए जो हमारा ऑप्शंस है उसमें ये मालपुरा ऑप्शंस में नहीं है। जो मालपुरा नस्ल है ये टोंक की है और टोंक के ये फेमस है।
अब देखिए मालपुरा ऑप्शंस में नहीं है, अब है यहाँ पर मारवाड़ी, चोकला, नाली और सोनाड़ी। तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मारवाड़ी। जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है इसके द्वारा भी निम्न कोटि की मोटी ऊन प्राप्त होती है। तो इससे भी जो बनाए जाते हैं वो दरिया, गलीचे और नमदे, ये सभी के सभी बनाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए चोकला, इसके द्वारा श्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊन। और नाली, इसके द्वारा भी मैं कह सकता हूं कि जो मध्यम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। चोकला और इसके साथ में एक नस्ल और है मगरा, इसे भी हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा एक लगभग श्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है। लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो है हमारी चोकला नस्ल की भेड़। इसके अलावा सोनाड़ी, जो कि उदयपुर संभाग की एक प्रचलित नस्ल है भेड़ की। तो सोनाड़ी है दूध के लिए प्रसिद्ध, ये एक दुधारू नस्ल है। आपको समझ में आ गया होगा, मालपुरा और मारवाड़ी इन दोनों के द्वारा ही गलीचे, दरिया और नमदे बनाए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोलिक एसिड है एक, क्या है देखिए कार्बोलिक एसिड? उत्तेजक, कृमिनाशक, जीवाणुरोधक, विरेचक। तो देखिए कार्बोलिक एसिड है वो एक फिनोल होता है, यानी कि फिनोल को एक कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। और इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, OH समूह ऊपर जुड़ा हुआ होता है बेंजीन के, और नीचे ये बेंजीन वाली संरचना होती है, और इसमें एक छोड़कर एक ये रेजोनेंस। तो ये होता है हमारा फिनोल, और जिसे मैं कह सकता हूं कार्बोलिक एसिड। तो देखिए जो फिनोल है ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा एक जीवाणुरोधक, यानी कि यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाणुरोधक। इसके अलावा देखिए फिनाइल, फिनोल, लाइजोल, इसके अलावा हमारी जो लाल दवा होती है जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, सूत्र होता है जिसका KMnO4, और आयोडीन, आयोडीन के साथ में ही हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना कहा जाता है CaCO3, और जिसे कहते हैं चूना। ये सभी के सभी जीवाणुनाशी है, यानी कि जीवाणुरोधी है, लेकिन इनका जो यूज है वो अलग अलग किया जाता है। जैसे कि फिनाइल का और जो फिनोल का जो यूज वो पशुशाला में सफाई करने में किया जाता है। लाइजोल का जो यूज है वो पशुशाला में बर्तन साफ करने के लिए किया जाता है। KMN4 यानी कि जो लाल दवा है उसका जो पशु की त्वचा होती है उसके ऊपर यूज किया जाता है संक्रमण को रोकने के लिए, छालों के इलाज के लिए, और जो घाव होता है वहां पर संक्रमण न बढ़ सके वहां के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। इन्हीं प्रकार इस आयोडीन का और चूना का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ये सभी के सभी जीवाणु रोधी होते हैं। इसके अलावा देखिए उत्तेजक, ये हमारी अल्कोहल होती है, आपको पता ही होगा अल्कोहल के बाद में पशु तो छोड़िए इंसान भी उत्तेजित हो उठता है। तो अल्कोहल हो गई हमारी, कैफीन हो गई और कपूर हो गया, ये सभी के सभी उत्तेजक होते हैं। कृमिनाशक, जो कृमिनाशक होता है वो हमारा होता है नीला थोता, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। इसके अलावा देखिए विरेचक, जिसका जो दूसरा नाम है वो है मृदु रेचक, और मृदु रेचक का मतलब होता है पशुओं का पेट साफ करना, यानी कि उनमें दस्त लगवाना। तो इसके लिए पशुओं को दिया जाता है अरंडी का तेल, अलसी का तेल, इसबगोल की भूसी, हरा चारा, जिनसे कि पशुओं में दस्त लग जाए और उनका पेट साफ हो जाए। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, पशुओं की आयु गणना की जाती है, किनके द्वारा की जाती है? दांतों की संख्या से, शरीर के आकार से, दूध उत्पादन से, और ऑप्शन डी पूंछ की लंबाई से। तो देखिए जो पशुओं की आयु गणना की जाती है वो की जाती है उनके दांतों से। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दांतों की संख्या से। ये देखिए 2012 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये इजी है, दांतों के द्वारा उनकी आयु गणना की जाती है। लेकिन कौन से दांतों के द्वारा उनकी आयु गणना की जाती है, तो वो देखिए वो की जाती है कर्तनक दांतों के द्वारा। और जिनकी जो दुधारू पशु है हमारे, उनमें उनकी जो संख्या होती है वो होती है 4 जोड़ी, और ये भी निचले जबड़े में। ऊपर जो कर्तनक दांत होते हैं इनकी संख्या 0 होती है, निचले जबड़े में ये 4 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल होते हैं ये 8 दांत। तो देखिए इन्हीं के द्वारा पशु की आयु गणना ज्ञात की जाती है, और ये सबसे सामने से दिखने वाले दांत होते हैं। अब देखिए इनमें जो गाय या भैंस होती है, हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। तो जब भी कोई गाय या भैंस है वो प्रसव क्रिया के बाद में जब उसको नर या मादा होती है, तो उनमें से जब उसके पहली अस्थायी जोड़ी निकलती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, पहली अस्थायी जोड़ी जो अभी नवजात नर या मादा है गाय या भैंस में, उनमें यदि अस्थायी पहली जोड़ी निकलती है
इन कर्तनक दांतों की जो सामने से दिखते हैं तो उसकी आयु होती है उसकी 1 सप्ताह। इसके बाद में दूसरी जोड़ी दूसरा सप्ताह, तीसरी जोड़ी तीसरा सप्ताह और चौथी जोड़ी चौथा सप्ताह। यानी कि जो नवजात नर या मादा है उसमें जब ये चारों जोड़ी दांतों की निकल आती है अस्थायी दांतों की, तो उसकी जो आयु हो जाती है वो 28 दिन से 1 माह तक। यहाँ पर लिखना 28 दिन से 1 माह तक। अब देखिए उसके बाद में जब स्थायी दांत निकलते हैं ये, तब उन पशुओं की, यानी कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं गाय या भैंसों की, तो उनकी आयु कितनी होती है। तो देखिए जब कर्तनक दांतों की पहली स्थायी जोड़ी निकलती है तो उस पशु की जो आयु होती है वो होती है 2 वर्ष से लेकर 2.5 वर्ष। और उसके बाद में देखिए जब दूसरी स्थायी जोड़ी निकलती है तो उसकी जो आयु होती है वो होती है 2.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष। उसके बाद में जब तीसरी जोड़ी निकलती है तो उसकी जो आयु होती है वो होती है 3 वर्ष से लेकर 3.5 वर्ष। और उसके बाद में जब उसके चौथी जोड़ी निकलती है स्थायी दांतों की तो उसकी जो आयु होती है वो होती है 4 से 4.5 वर्ष। ये आपको याद रखना है। कर्तनक दांतों की तो स्पेशल, क्योंकि इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पशु परिचर में, क्योंकि ये तो एग्जाम 2012 का है और हमारा 2024 में होगा, तो जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जब गाय या भैंस में दूसरी स्थायी दांतों की जोड़ी निकलती है तो उस पशु की आयु होगी, तो आपको बताना पड़ेगा। इसी के अलावा देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि जो पशुओं में जो दांतों का स्थायी दंत सूत्र है वो कितना होता है। तो जो भी हमारे दुधारू पशु हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें जो हमारा दंत सूत्र है स्थायी दांतों का वो देखिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एक कर्तनक दांत होते हैं जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंसाइजर, इनमें 0 तो होते हैं ऊपले जबड़े में, यानी कि ऊपले जबड़े में कोई दांत नहीं होता है, और नीचे होते हैं 4 जोड़ी। फिर बात आती है कैनाइन की, तो ये भी 0 होते हैं पशुओं में, इन दुधारू पशुओं में। उसके बाद प्रीमोलर, इनमें 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे। और फिर मोलर, इनकी 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे। और हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो दांत हो जाएंगे वो जाएंगे 32। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि पशुओं में कौन से जबड़े के दांत होते हैं या नहीं होते हैं, दुधारू पशुओं में कील दांत होते हैं या नहीं होते हैं, टोटल कितने दांत होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। तो देखिए गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो देखिए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भेड़। परजीवियों का म्यूजियम या परजीवियों का घर वो कहलाती है भेड़। इसके अलावा देखिए जो भैंस है ये हमारी कहलाती है हमारी ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड के नाम से जो जानी जाती है वो है हमारी भैंस। इसके अलावा जो बकरी है ये है हमारी रनिंग डेयरी, डबल एटीएम, चलता फिरता फ्रिज और गरीब आदमी की गाय। ये जो संज्ञा दी गई है ये दी गई है बकरी पशु को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि जो मुर्गियों में होने वाले जो रोग हैं उनमें से 4 हैं। हमारी पुस्तक में लिखे हुए रोग हैं वो तो है 3 ही सिर्फ, मैं उनको यहां पर लिख देता हूं। रानीखेत रोग, उसके अलावा है हमारा दूसरा चेचक रोग, और फिर है हमारा खूनी पेचिश रोग, और जो चौथा है हमारा वो है हमारा हैजा। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन एक प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है कुक्कुट में। तो ये हैजा है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। आपको ये याद रखना है कि जो कुक्कुट हैजा है ये जीवाणु के द्वारा होता है। इसके अलावा देखिए जो रानीखेत है और चेचक है ये दोनों के दोनों ही वायरस से रोग होते हैं। और ये कौन से वायरस से होते हैं, तो देखिए जो रानीखेत रोग है इसका जो वायरस है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस ये नाम है इसके वायरस का। और इसे न्यूकैसल डिजीज इसका दूसरा नाम है, रानीखेत का न्यूकैसल डिजीज। इसके अलावा चेचक ये भी वायरस से होता है और इसका जो दूसरा नाम है चेचक का वो है फाउल पॉक्स इंग्लिश में। तो देखिए ये इसका जो वायरस हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बेरिलियोटा वायरस से ये होता है। इसके अलावा देखिए जो खूनी पेचिश होता है ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। तो देखिए प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसमें जो इसका जो कारक है वो देखिए ये होता है
कोक्सीडिया प्रोटोजोआ के कारण, और जिसके कारण इस रोग को कहा जाता है कोक्सीडिया रोग, या फिर कह सकते हैं कोक्सीडियस रोग। कोक्सीडिया प्रोटोजोआ के कारण ये होता है, जबकि हैजा जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर चेचक बेरिलियोटा वायरस के कारण। तो यही हमसे पूछा गया है कि जो फाउल पॉक्स है, चेचक है, वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। बार बार बताया है, गिर गुजरात या गुजरात गिर। तो देखिए गुजरात तो एक ऑप्शंस में यहाँ पर है और उसके अलावा किसी भी ऑप्शंस में नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजस्थान तथा गुजरात में। देखिए गुजरात का जो गिर जंगल है, गिर जंगल के अलावा जो काठियावाड़ का क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है मूल रूप से। इसके अलावा ये हमारे राजस्थान में पाई जाती है। वो जिले हैं अजमेर, अजमेर के अलावा भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अलावा चित्तौड़गढ़। इन जिलों में ये सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखना आपको। और इसके जो उपनाम हैं गिर गाय के, उनको आप याद रखना। काठियावाड़ में पाई जाने के कारण काठियावाड़ी, और अजमेर में होने के कारण अजमेरी, रेंडा, ये सभी के सभी इसके उपनाम है। और ये गाय की एक दुधारू नस्ल है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। ऑप्शंस देखिए, प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन, भ्रूण प्रत्यारोपण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। देखिए प्राकृतिक जनन ये तो पशुओं में होता ही है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन ये विकसित है टेक्निक कृत्रिम जनन, जिसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई गन के द्वारा जिसको किया जाता है। और फिर है हमारा भ्रूण प्रत्यारोपण, इन सभी को किया जाता है। लेकिन जो सर्वाधिक विधि अपनाई जाती है मादा पशुओं को गर्भित करने के लिए वो है कृत्रिम जनन विधि, और खास करके ये अपनाई जाती है गाय या भैंसों में। क्योंकि जो भेड़ों का या फिर जो बकरियों का समूह है, रेवड़ है, उसके अंतर्गत तो फिर भी नर बकरे को या फिर जो नर भेड़ को रख लेते हैं, लेकिन जो गाय और भैंसों को गर्भित करने के लिए जो भैंसा होता है और जो सांड होता है उसको रखने के लिए पशुपालक को अधिक आर्थिक नुकसान हो जाता है। तो जिसके लिए गाय और भैंसों में प्रजनन के लिए जो सबसे अधिक विधि अपनाई जाती है वो है कृत्रिम प्रजनन विधि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई। ऑप्शंस देखिए, गाय, ऊंट, बकरी, भेड़। देखिए अभी जो पशु गणना है वो है हमारी 20वीं पशु गणना। इसके डाटा हमारे पास है जो कि 2019 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा देखिए इससे पहले हुई थी, वो हुई थी हमारी 2012 में, और वो थी हमारी 19वीं पशु गणना। इसके अलावा उससे पहले जो हुई थी 2007 में, वो हुई थी हमारी 18वीं पशु गणना। तो ये इस पशु गणना से क्वेश्चन आया है, 18वीं पशु गणना से, जो कि 2007 में हुई थी। इसके बाद में अभी तो 2 पशु गणना की नवीनतम डाटा हमारे पास है, उनमें से भी ये 2012 वाली हमारे कोई काम की नहीं है। अब जो हमारे काम की है वो है हमारी 20वीं पशु गणना। हमें सिर्फ इसके डाटा याद रखने हैं। ये क्वेश्चन 2012 का है, इसलिए इसे मतलब आपके क्वेश्चन सेट में है। तो इसका तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा बकरी। लेकिन आप इसे माइंड में मत रखना। अब हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना की राजस्थान के संदर्भ में। तो जो राजस्थान में पशुधन है उनमें देखिए, सबसे पहले पशुधन की बात करेंगे तो 5.68 करोड़ इतना पशुधन है हमारे राजस्थान में। और पिछली बार ये यानी कि 2012 में ये पशुधन था 5.77 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर हमें घाटा हुआ है। और वो घाटा कितने का हुआ है, -1.66% की कमी हुई है। ये आपको याद रखना है, 1.66% की कमी। ये नेगेटिव चिन्ह मैंने लगा दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए सिर्फ 2 पशु ऐसे हैं जिनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है 20वीं पशु गणना में। तो देखिए वो पशु कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो है हमारी गाय, गाय की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है हमारी 4.41%। इसके अलावा जो दूसरा पशु है हमारा जिसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है वो है हमारा भैंस। और भैंस की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई वो ये हमारी, अब गाय की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो मैं प्लस लगा देता हूं और इसका आगे लिख देता हूं 4.41%। इसके बाद में फिर है हमारा दूसरा पशु
भैंस, तो भैंसों की संख्या में भी बढ़ोतरी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.53%, ये बढ़ोतरी हुई। इनके अलावा जितने भी पशु है राजस्थान में उनमें सब में कमी हुई है। उनमें से मैं बता देता हूं जो सर्वाधिक कमी है वो है गधों में, और वो कमी है 74.38%। आप मान सकते हैं कि लगभग 74% के समथिंग कमी हुई है। इसके अलावा उसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा ऊंट से, क्योंकि ऊंट है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और जो हमारा राजकीय पशु के रूप में भी सम्मिलित किया गया है, तो इसका क्वेश्चन भी बनता है। तो देखिए ऊंटों की संख्या में जो कमी हुई है वो हुई है हमारी यहाँ पर 34.69%, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 34% ऊंटों की संख्या में कमी हुई है, लगभग तीसरा हिस्सा कम हो गया है। और इसके अलावा गाय और भैंसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ओनली ये दो ही पशु हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है अल्कोहल, नीला तोता, कपूर, अरंडी का तेल। तो देखिए हमने अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था अल्कोहल, कैफीन, कपूर, ये उत्तेजक के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है, जबकि जो नीलत होता है इसे कृमिनाशक के रूप में प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नीलत होता। ये कपूर भी फिर आ गया हमारा उत्तेजक के रूप में, और अरंडी का तेल इसे किया जाता है विरेचक, यानी कि मृदुरेची होता है ये। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, गरीब की गाय किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने लगभग पहले कर लिया। जो गरीब की गाय है ये कहा जाता है बकरी को। इसके अलावा जिस भी पशु को जो भी संज्ञा दी गई है उनको हमने पहले कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है। देखिए खुरों के आधार पर जो पशु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पोलीपेड और दूसरा हमारा सोलीपेड। तो देखिए जो पोलीपेड है इसके अंतर्गत वो पशु आते हैं जिनको हम डेयरी उत्पाद के लिए पालते हैं पोलीपेड डेयरी उत्पाद के लिए पालते हैं, पालने वाले पशु। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आपको इजी तरीके से याद होगा। और उनमें कौन से हैं जिनको डेयरी उत्पाद के लिए पाला जाता है। तो सबसे पहला है हमारा गाय, भैंस, फिर भेड़ और फिर बकरी। तो देखिए इनके जो खुर होते हैं वो होते हैं भागों में बटे हुए। वो दो भागों में बटे हुए हो सकते हैं, चार भागों में बटे हुए हो सकते हैं, यानी कि सम संख्या में बटे हुए होते हैं। इसके अलावा सोलीपेड, इनमें वो पशु आते हैं जिनके द्वारा लगभग हम सवारी करते हैं, जैसे कि होगा घोड़ा, गधा, खच्चर। इनके जो खुर हैं वो बटा हुआ नहीं होता है, यानी कि वो सिर्फ एक पीस में ही होता है। तो देखिए इसमें बात कर रहा है बटे हुए खुर की। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भेड़। देखिए यहां पर लिखा हुआ है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। प्रोलैक्टिन, सोर्बिटेल, स्टेबेलस्टेरोल और गोनेडोट्रापिन। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन। तो देखिए प्रोलैक्टिन को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये दिया जाता है प्रोडक्शन के लिए, यानी कि उत्पाद बढ़ाने के लिए। जबकि इसके अलावा दो हार्मोन और हैं, उनका नाम लिख देता हूं मैं यहां पर। एक तो है हमारा ऑक्सीटोसिन और दूसरा है हमारा एड्रिलिन। तो देखिए जो ऑक्सीटोसिन है इसको दूध उतारने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि पशु को पावसने में। आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन उतारना, ऊ और ये आ, इधर आप इनको याद रख सकते हैं। ऑक्सीटोसिन उतारने के लिए, पावसने के लिए, यानी कि पशु को दूध देने के लिए, तैयार करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जबकि उसका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन का यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि दुग्ध निर्माण में प्रोलैक्टिन का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो एड्रिलिन हार्मोन है हमारा, इसको दुग्ध चढ़ाने में, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दुग्ध चढ़ाने में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, पशुओं में गलघोटू रोग का कारक है। बेसिलस एंथ्रेसिस,
माइकोबैक्टीरियम बेविस, साल्मोनेला टाइफी, पास्चुरेला मल्टोसिडा। तो देखिए एंथ्रिस, इससे आपको एक रोग याद आ रहा होगा, एंथ्रेसिस, यानी कि जो एंथ्रेसिस रोग होता है हमारा वो होता है इस बेसिलस एंथ्रेसिस से, और ये एक जीवाणु जनित रोग है। उसके अलावा देखिए टाइफी से होता है हमारा टाइफाइड, आपको इस प्रकार ये याद रखने हैं। और जो हमारा गलघोटू रोग है, जो भी एक जीवाणु जनित रोग है, ये होता है हमारा पास्चुरेला मल्टोसिडा से। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्चुरेला मल्टोसिडा। इसमें जो पशु है वो घूर घूर करता है, यानी कि उसके गले में जो गल कंबल होता है, उसका कंठ होता है, वहां पर सूजन आ जाती है, तो जिसके कारण उसे ऐसा लगता है कि उसका गला किसी ने घोट दिया हो। तो जिसके कारण जो इसका दूसरा नाम है वो है घोटू का रोग, गल घोटू रोग। और इसमें घुर घुर की आवाज निकालते हैं, यानी कि इसे घुर घुरिया रोग भी कहते हैं, ये इसके उपनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो देखिए अंगोरा नस्ल की एक तो होती है बकरी हमारी, तो जो बकरी से जो प्राप्त होती है ऊन, उसे कहा जाता है मोहेर। इसके अलावा जो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है वो प्राप्त होती है खरगोश से। खरगोश की जो फर होती है, खरगोश की फर से प्राप्त होती है ये अंगोरा ऊन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, बैक्टीरियन ऊंट में होता है। देखिए ऊंटों का नाम होता है ना कैमेलस ड्रोमेडेरियन और कैमेलस बैक्टीरियनेस। तो ये पूछा है कि जो कैमेलस बैक्टीरियन होता है ऊंट, उसमें होता है 1 कुबड़, 2 कुबड़, 4 कुबड़, कुबड़ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 2 कुबड़। जो कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है ऊंट, उसके अंतर्गत होता है 1 कुबड़, ड्रोमेडेरियस में 1 कुबड़, जबकि कैमेलस बैक्टीरियनेस में होता है 2 कुबड़। ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं खुरपका मुंहपका रोग, एंथ्रेक्स, तपेदिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खुरपका मुंहपका रोग, यानी कि FMD। ये जो रोग है ये एक जल से होता है। इसके अलावा जो हमारा एंथ्रेक्स रोग है वो हमारा वायु से होता है। इसका जो जीवाणु है वो मिट्टी में होता है, जिसके कारण इसे मिट्टी जनित रोग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खुरपका मुंहपका रोग। चलिए इस क्वेश्चन पेपर से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि हमारे पशुपालन से संबंधित थे। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।